नमस्कार। हम NCERT क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाली क्लास में हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कई बातें सीखी थी। सबसे पहले हमने डाल्टन के परमाणुवाद के सिद्धांत के बारे में जाना था। उसके बाद कैथोड किरण नलिका, जिसको डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, वह हमने सीखा था। कैथोड किरणों के बारे में जाना, फिर कैनाल किरणों के बारे में जाना, उनकी प्रकृति को समझा। कैथोड और किनाल किरण को समझने के बाद फिर हमने थॉमसन मॉडल को जाना था कि थॉमसन ने 1904 में किस प्रकार परमाणु का मॉडल दिया था। थॉमसन के मॉडल की क्या कमियां रहीं। उसके बाद रदरफोर्ड ने परमाणु के लिए कुछ मॉडल दिया। उस मॉडल को उसने क्या निष्कर्ष निकाले, उन निष्कर्षों को हमने जाना। और उसके बाद हमने तरंग प्रकृति के बारे में कुछ चर्चा की थी। तरंग प्रकृति में हमने तरंग से संबंधित कुछ गुणों के बारे में भी हमने चर्चा की थी। आज की क्लास में हम प्लैंक सिद्धांत के बारे में जानेंगे। इसके अलावा हम क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में बात करेंगे। क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स में क्या डिफरेंस है उसके बारे में बात करेंगे। हाइड्रोजन के बोर ने किस प्रकार परमाणु मॉडल दिया उसके बारे में बात करेंगे। हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रमी रेखाओं के बारे में बात करेंगे और ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट एज वेल एज ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर वेव्स के बारे में भी बात करेंगे। तो ये सब हम आज की क्लास में सीखेंगे। कण सिद्धांत, प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत। मैक्सवेल द्वारा विकिरणों के लिए दिए गए विद्युत चुंबकीय सिद्धांत में माना गया कि विकिरण ऊर्जा तरंग के रूप में सतत प्रवाह है। यह सिद्धांत प्रकाश से संबंधित था, परंतु यह कुछ प्रघटनाओं की व्याख्या नहीं कर पाया। पहला, गर्म पिंड से विकिरण का उत्सर्जन, जिसे कृष्णिका विकिरण कहते हैं। दूसरा, धातु की सतह से विकिरण के टकराने पर इलेक्ट्रॉन का निष्कासन, जिसे प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। और तीसरा, ठोसों के तापमान के फलन के रूप में ऊष्माधारिता का परिवर्तन। चौथा, हाइड्रोजन के संदर्भ में परमाणु में देखे गए रेखा स्पेक्ट्रम। प्लैंक सिद्धांत के अभिलक्षण। परमाणु और अणु केवल विविक्त मात्राओं में ऊर्जा उत्सर्जित और अवशोषित करते हैं, न कि अनवरत रूप में। विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में ऊर्जा की जिस न्यूनतम मात्रा का उत्सर्जन अथवा अवशोषण होता है उसे क्वांटम या फोटोन कहते हैं। विकिरण की एक क्वांटम की ऊर्जा, जिसे ई से प्रदर्शित करते हैं, उसकी आवृत्ति, जिसे न्यू से प्रदर्शित करते हैं, के समानुपाती होती है। ई बराबर एच न्यू या ई बराबर एच अपॉन लैम्डा, और जहां एच प्लैंक कांस्टेंट है, जिसका मान होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड्स। इसको समझने का प्रयास करें कि ये है क्या कण सिद्धांत और क्या कहा गया है। यहां समझें कि पहले जब बात चल रही थी तरंग सिद्धांत की, तो ये कहा कि तरंग के बारे में हमने जाना, तरंग से एसोसिएटेड जो प्रॉपर्टीज थी उनके बारे में हमने जाना था। फिर क्या हुआ कि ये जो प्रकाश के लिए दिया गया था सिद्धांत, ये स्थूल कणों पर तो लागू होता था, लेकिन सूक्ष्म कणों पर लागू नहीं होता था। यानी कि बात करें हम क्लासिकल मैकेनिक्स की, जिसको चिरसम्मत यांत्रिकी कहते हैं। ये जो चिरसम्मत यांत्रिकी थी, ये न्यूटन के गति के नियमों पर आधारित थी। तो जितने भी बड़े पिंड हैं उनकी तो हम बात कर सकते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स से, कि जैसे हम सोलर सिस्टम की बात कर लें, सूरज सेंटर में, उसके चारों तरफ ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, तो उन गतिमान पिंडों को तो क्लासिकल मैकेनिक्स से समझा सकते हैं। लेकिन यदि हम बात करें माइक्रो पार्टिकल्स की, जो हम बात कर रहे हैं परमाणु के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की, तो उनको समझाना इस क्लासिकल मैकेनिक्स से पॉसिबल नहीं था। तो उसके लिए क्वांटम मैकेनिक्स की खोज हुई, क्वांटम यांत्रिकी की बात आई। क्यों आई, क्या कारण था कि उनको समझा सकते थे और इसको नहीं समझा सकते? तो क्वांटम मैकेनिक्स के द्वारा तो मैक्रो पार्टिकल की प्रॉपर्टीज भी बताई जा सकती हैं और माइक्रो की भी।
लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स के द्वारा नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि जो मैक्रो पार्टिकल्स हैं वो आवेशित कण नहीं है। जैसे हम क्या मानो सूरज के चारों तरफ ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, तो वो चार्ज पार्टिकल्स नहीं है। लेकिन न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है वह एक आवेशित कण है। उस आवेशित कण को हम किसके द्वारा नहीं बता सकते? क्लासिकल मैकेनिक्स के द्वारा नहीं बता सकते हैं। उसके लिए क्वांटम मैकेनिक्स की बात आई या क्वांटम यांत्रिकी की बात आई, क्योंकि वो एक आवेशित कण है और वह आवेशित कण न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। तो उसमें जब हम बात कर रहे थे तो प्लांक ने कहा कि यहां जो ऊर्जा का अवशोषण अथवा उत्सर्जन होता है, जब मानो कोई एक आवेशित कण लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाएगा, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा या उच्च से निम्न में आएगा, तो ये ऊर्जा का अवशोषण सतत नहीं होता है, बल्कि ये कैसा होता है? एक पैकेट या बंडल के रूप में होता है। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत को आप समझने की कोशिश करो। उन्होंने कहा कि जब कभी भी कोई कण, हम बात करें इलेक्ट्रॉन की, कि वो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा तो ऊर्जा का अवशोषण करेगा। और ये जो ऊर्जा का अवशोषण है ये कंटिन्यूअस नहीं होगा, ये सतत नहीं होगा, ये पैकेट या बंडल के रूप में होगा। उस पैकेट या उतना बंडल या निश्चित अमाउंट की एक एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और वो लोअर से हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा। तो ये जो निश्चित अमाउंट की ऊर्जा जो भी आवश्यक है एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाने के लिए, उसको उन्होंने क्या कहा? फोटोन कहा या उन्होंने क्वांटा कहा। अब ये जो उन्होंने फॉर्मूला दिया E=h², ये क्या था? E=h²। उन्होंने न्यू यहाँ पर आवृत्ति थी और E वो जो विकिरण उस पर डाली गई थी, उस अवशोषित विकिरण की ऊर्जा है। तो ऊर्जा किसके समानुपाती है? न्यू यानी कि आवृत्ति के समानुपाती है। ऊर्जा जो विकिरण की ऊर्जा है वो आवृत्ति के समानुपाती होती है। जब इसको बराबर किया E=h², तो h यहां पर क्या कहा? प्लांक स्थिरांक है, जिसका मान 6.62 10⁻⁻34 जूल सेकंड होता है। तो E यहां पर हमने इसको एक्सप्लेन करते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव। इस प्रकाश विद्युत प्रभाव को आप समझने की कोशिश करें कि प्रकाश विद्युत प्रभाव है क्या। देखो, जब कोई भी मेटल हमने लिया, कोई एक धातु की प्लेट ले ली, कोई मेटेलिक प्लेट, और उस पर हमने विकिरणें डाली, उस पर रेडिएशंस डाली, ठीक है। तो जब इन पर रेडिएशंस डालेंगे तो इनमें से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा, इलेक्ट्रॉन इसमें से इमिट होंगे। इस प्रभाव को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। फिर समझो बात ध्यान से, जैसे हम ले मानो पोटेशियम या सीजियम या रूबिडियम की प्लेट लेते हैं, मेटल प्लेट, इस पर क्या डालते हैं? रेडिएशन, एक निश्चित ऊर्जा की या निश्चित आवृत्ति की विकिरणें इस पर डालते हैं। तो इसकी सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। इस इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन को विकिरण डालने पर इन मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। यहां फिर समझे और आगे इसको ध्यान से कि अब मान लीजिए कोई एक हम रेडिएशन ली, वो रेडिएशन की आवृत्ति या उसकी ऊर्जा इतनी अवश्य होनी चाहिए कि इसमें से ये इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सके, इलेक्ट्रॉन को ये निकाल सके। यदि यहां पर इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड है, धीमे या कम या क्षीण आकर्षण बल से बंधे हुए हैं, तो जैसे विकिरण डालेंगे यानी कि कम एनर्जी की या कम आवृत्ति की विकिरण की आवश्यकता होगी और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। लेकिन यदि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के साथ मजबूती से बंधे हुए हैं, प्रबल आकर्षण से बंधे हुए हैं, तो आपकी बात समझ में आ गई होगी कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अब हमें अधिक ऊर्जा या अधिक आवृत्ति की विकिरण को भेजना होगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन के निकलने की घटना है ये इस मेटल प्लेट की नेचर पर निर्भर कर रही है कि यदि मेटल प्लेट में इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड हैं तो कम एनर्जी या कम फ्रीक्वेंसी के जो भेजेंगे रेडिएशन उससे ही निकल जाएंगे, और यदि टाइटली बाउंडेड हैं तो हमें ज्यादा भेजना पड़ेगा। एग्जाम्पल से बात समझाता हूं। जैसे मानो पोटेशियम या रूबिडियम या सीजियम, इस पर तो हम विजुअल लाइट डालें, क्या करें हम दृश्य क्षेत्र की विकिरणें डालें, तो वो उन विकिरणों से वो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं। लेकिन यदि हम जिंक की प्लेट लें तो जिंक की प्लेट पर इलेक्ट्रॉन इन तीनों की तुलना में
मजबूती से बंधे होते हैं, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन मजबूती से बंधे होते हैं, तो विजिबल रीजन की यदि हम रेडिएशन भेजेंगे, दृश्य क्षेत्र की यदि विकिरण भेजेंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल पाएगी। उसके लिए हमें अधिक ऊर्जा की विकिरणें यानी कि पराबैंगनी क्षेत्र यानी कि अल्ट्रावायलेट रीजन की भेजनी पड़ती हैं। तो इन इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए कितनी ऊर्जा या कितनी आवृत्ति की विकिरण की आवश्यकता है, यह निर्भर करता है मेटल की नेचर पर। तो अब हमें बात समझ में गई प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है कि विकिरणों के डालने पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात कि यदि कम आवृत्ति या कम ऊर्जा की डालोगे तब तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ही नहीं। यदि बिल्कुल उतनी आवृत्ति की डालो जितनी इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए आवश्यक है तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे लेकिन सरफेस पर रहेंगे। लेकिन यदि हम उससे अधिक एनर्जी या अधिक फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन डालेंगे तो जो एक्सिस में एनर्जी या जो फ्रीक्वेंसी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, उन इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। वो उसके साथ गतिज ऊर्जा के रूप में एसोसिएटेड या सह संबंधित हो जाती है। अब आप बात समझो कि यदि ठीक उतनी ही डाली जितनी आवश्यक है तब तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे लेकिन उनमें गतिज ऊर्जा नहीं होगी। तो अधिक की डालेंगे तो शेष बची हुई ऊर्जा जो निकालने की आवश्यक है वो तो उतनी ही है, लेकिन शेष बची हुई ऊर्जा उसकी गतिज ऊर्जा से संबंधित हो जाती है। और ये एक्सिस को हम हाफ mv स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं या गतिज ऊर्जा से। तो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए वो तो कहलाती है कार्य फलन या वर्क फंक्शन, जिसको h0 से भी रिप्रेजेंट करते हैं या h0 भी कहते हैं। जो रेडिएशन भेजी, मान लीजिए हमने भेजी, मान लीजिए h0 हमने रेडिएशन ऊर्जा वाली रेडिएशन भेजी, E=h0, तो h0 हमने ऊर्जा वाली रेडिएशन भेजी। ये h0 से थोड़ी ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, h0 प्लस हाफ mv स्क्वायर, मतलब जितनी भेजी उसमें से वर्क फंक्शन बची हुई किसमें, काइनेटिक एनर्जी में एसोसिएटेड हो जाती है। तो ये प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। ये इसकी कण प्रकृति को दर्शाता है। हमने शुरुआत कहां से की थी, कण सिद्धांत से। तो इसकी कण प्रकृति को दर्शाता है, तरंग प्रकृति को नहीं। हुआ क्या था कि ड्यूअल नेचर है, इसमें दोनों नेचर हैं। तो कण की प्रकृति को समझाने के लिए या ऐसे गुण जो कण प्रकृति से संबंधित हैं वो प्रकाश विद्युत प्रभाव है। तो वो उसकी कण प्रकृति को दर्शाता है। इससे हमें समझ में आया कि ये कण, इलेक्ट्रॉन कण के रूप में निकलकर बाहर आ जाते हैं एनोड की तरफ, और जो एक्सिस में एनर्जी दी गई वो काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तित हो जाती है। कुछ धातुओं जैसे पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम आदि की सतह पर उपयुक्त आवृत्ति वाला प्रकाश डालने पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इस परिघटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। धातु की सतह से प्रकाश पुंज टकराते ही उस सतह से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ये भी ध्यान दें कि ये इंस्टेंटेनियस होता है, ऐसा नहीं है, ये टाइम लैग नहीं है, इसमें कुछ समय नहीं लगता। जैसे ही प्रकाश पुंज टकराएगा, जैसे ही विकिरण टकराएंगी, तुरंत उस धातु की सतह से वो जो सरफेस के इलेक्ट्रॉन हैं जो लूजली बाउंडेड हैं वो तुरंत निकल जाएंगे। निष्कासित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ये डिपेंड करेगा उस लाइट की इंटेंसिटी कितनी ज्यादा है। प्रत्येक धातु के लिए एक अभिलाक्षणिक न्यूनतम आवृत्ति होती है जिसे देहली आवृत्ति या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जिससे कम आवृत्ति पर प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रदर्शित नहीं होता है। तो जैसा हमने पहले कहा कि मिनिमम एनर्जी की या मिनिमम फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन की तो आवश्यकता है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, और वो जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन की आवश्यकता है वो क्या कहलाती है, उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या उसको देहली आवृत्ति कहते हैं। इससे कम आवृत्ति की रेडिएशन डालेंगे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, इससे इतनी ही डालेंगे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, जिसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहेंगे। और यदि इससे ज्यादा की डालेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। आपतित प्रकाश की आवृत्ति अधिक होने पर यह गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। गतिज ऊर्जा प्रयुक्त प्रकाश की आवृत्ति के साथ साथ बढ़ती जाती है। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी की भेजेंगे काइनेटिक एनर्जी उतनी हो जाएगी, क्योंकि वो तो फिक्स है। जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो तो फिक्स है, वो तो निश्चित है। अब जितनी ज्यादा की भेजोगे उतनी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा अधिक हो जाएगी। निष्कासित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा विद्युत चुंबकीय आवृत्ति के समानुपाती होती है। यदि टकराने वाले फोटोन की ऊर्जा h न्यू, जो आई है रेडिएशन वो कितनी हो, उसकी ऊर्जा h न्यू हो,
इलेक्ट्रॉन के निष्कासन के लिए न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा hν0 या hν0 हो, जिसे हम कार्यफलन या वर्क फंक्शन भी कहते हैं, से अधिक हो तो ऊर्जा में अंतर hν माइनस hν0 फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में स्थानांतरित हो जाती है। तो आपकी बात समझ में आ गई कि hν जो इंसिडेंटेड फोटोन है उसकी एनर्जी है, ये किससे ज्यादा है, hν0 से अधिक है। तो hν में से hν0 जब माइनस करेंगे तो हमारे पास जो बचा हुआ रह गया वो क्या हुआ, उस फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में स्थानांतरित हो जाएगी। तो इसके लिए एक ऊर्जा संरक्षण का नियम दिया गया आइंस्टीन द्वारा, hν इक्वल टू hν0 प्लस हाफ mv²। यहाँ hν क्या है, इंसिडेंटेड फोटोन की एनर्जी, hν0 क्या है, वर्क फंक्शन या इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा, और हाफ mv² इसकी काइनेटिक एनर्जी है। क्वांटित इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तरों के लिए प्रमाण परमाणविक स्पेक्ट्रा। प्रिज्म से सफेद प्रकाश को गुजारने पर यह रंगीन पट्टियों की एक श्रृंखला में फैल जाती है, जिसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। लाल रंग जिसकी तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है उसका विचलन सबसे कम, तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाली बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। स्पेक्ट्रम का परास 7.5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज से 4 इंटू 10⁻4 हर्ट्ज तक होता है। इस स्पेक्ट्रम को सतत स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये कुल स्पेक्ट्रम है जो कहां से शुरू हुआ है, कॉस्मिक रेज से लेकर और फाइनली जाकर ये रेडियो टीवी एंड रडार वेव्स से जाकर खत्म होता है। जब विद्युत चुंबकीय विकिरण द्रव्य के साथ अन्योन्य क्रिया करती है तो वह परमाणु अथवा अणु इस ऊर्जा का अवशोषण कर उच्च ऊर्जा स्तर में पहुंच जाते हैं। उच्च ऊर्जा स्तर से ये अस्थायी अवस्था में होते हैं। ये जब कम ऊर्जा वाली अधिक स्थायी निचली अवस्था में लौटते हैं तो वह विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के विभिन्न क्षेत्रों में विकिरण उत्सर्जित करते हैं। उत्सर्जन तथा अवशोषण स्पेक्ट्रम। किसी पदार्थ के ऊर्जा के अवशोषण के उपरांत उत्सर्जित विकिरण का स्पेक्ट्रम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहलाता है। अवशोषण स्पेक्ट्रम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के फोटोग्राफी या नेगेटिव की तरह से होता है। जब एक सतत विकिरण को प्रतिदर्श पर डाला जाता है तो वह विकिरण की कुछ तरंगदैर्घ्य का अवशोषण कर लेता है। उत्सर्जन अथवा अवशोषण स्पेक्ट्रम के अध्ययन को स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम सतत होता है। गैस अवस्था में परमाणु का ऊर्जा उत्सर्जन केवल एक विशेष तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश का उत्सर्जन होता है, जिसके मध्य गहरे अंधकार युक्त स्थान होते हैं। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम चमकीली रेखाओं द्वारा प्रदर्शित होता है। इसको समझने का प्रयास करें। जब हम बात कर रहे हैं उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की तो आप समझें उत्सर्जन स्पेक्ट्रम है क्या, कि किसी भी पदार्थ को हम इनकैंडिसेंस तक गर्म करें। इनकैंडिसेंस मतलब उसको हम ताप दीप तक गर्म करें, और ताप दीप तक गर्म करने के बाद वो खुद रेडिएशंस का इमिशन करने लगे तो उसे हम कहते हैं उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम या इमिशन स्पेक्ट्रम जनरली लाइन स्पेक्ट्रम होते हैं, रेखा स्पेक्ट्रम होते हैं, और ये कंटिन्यूअस नहीं होते, ये जनरली डिसकंटिन्यूअस होते हैं। ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम है, परमाणु के कारण से होते हैं, गैसियस स्टेट में होते हैं, और ये डिसकंटिन्यूअस होते हैं कि इनके रेखाओं के बीच में हमें स्थान मिलते हैं। जब हम इसका इमिशन स्पेक्ट्रम लेते हैं तो फोटोग्राफिक प्लेट पर हमें क्या मिलते हैं, ब्राइट लाइंस मिलती हैं। अब इसके बात करते हैं हम अवशोषण स्पेक्ट्रम की। इसके जस्ट रिवर्स, इसमें पदार्थ को गर्म नहीं करेंगे इनकैंडिसेंस तक, इसमें सब्सटेंस लेंगे, उस पर रेडिएशंस डालेंगे। अंतर समझ में आ रहा है ना, पहले वाले मैंने पदार्थ गर्म किया था, इनकैंडिसेंस तक गर्म किया था, उसने रेडिएशंस का इमिशन किया था। जहां हम पदार्थ को गर्म नहीं कर रहे, यहाँ रेडिएशंस डालेंगे, इनमें से कुछ का ये एब्जॉर्प्शन कर लेगा और रेस्ट को जाने देगा। जहां ये एब्जॉर्प्शन करेगा वहां पर हमें क्या मिलेंगे, अंधकार युक्त स्थान मिलते हैं या डार्क स्पेसेज मिलते हैं। तो दोनों में अंतर समझ में आ गया। वो लाइन स्पेक्ट्रम है, वहां ब्राइट लाइंस मिलती हैं, यहाँ क्या मिलते हैं, डार्क स्पेसेज मिलते हैं। वहां पदार्थ को इनकैंडिसेंस तक गर्म करते हैं, यहाँ पदार्थ को इनकैंडिसेंस तक गर्म नहीं करते बल्कि इस पर रेडिएशंस डालते हैं। वहां रेडिएशंस का इमिशन होता है, यहाँ रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये हम अंतर समझ में आया इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में। तो जब कभी भी कोई इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में जाएगा, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा,
तो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करेगा, और उसके बाद जो निकालेगा वो एनर्जी को वापस लोअर एनर्जी लेवल में आने के लिए, तो उससे वो रेडिएशंस का एमिशन करता है और उसका हम स्पेक्ट्रम प्राप्त कर लेते हैं। हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम, जब हाइड्रोजन गैस में विद्युत विसर्जन किया जाता है तो हाइड्रोजन अणु वियोजित होकर उच्च ऊर्जा वाले हाइड्रोजन परमाणु देते हैं जो अलग अलग आवृत्तियों वाला विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में रेखाओं की कई श्रेणियां होती हैं। बामर ने बताया कि यदि स्पेक्ट्रमी रेखाओं को तरंग संख्या के रूप में व्यक्त किया जाए तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की दृश्य रेखाओं को इस सूत्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तरंग संख्या जिसको न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं, यह है 109677 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर सेंटीमीटर -1 बामर श्रेणी। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में केवल इस श्रेणी की रेखाएं ही दृश्य क्षेत्र में प्राप्त होती हैं। रिडबर्ग ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की सभी श्रेणी की रेखाओं को इस प्रकार दर्शाया कि तरंग संख्या बराबर है 109677 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर सेंटीमीटर -1, और यहाँ 109677 रिडबर्ग कांस्टेंट कहलाता है। n की वैल्यू 1 2 3 4 5 क्रमशः ये अगर होती हैं तो 1 होने पर लाइमन, 2 होने पर बामर, 3 होने पर पाशन, 4 होने पर ब्रैकेट और 5 होने पर फंड श्रेणी कहलाती है। इसको समझें। हाइड्रोजन का इन्होंने लाइन स्पेक्ट्रम लिया, डिस्चार्ज ट्यूब में भरा, हाइड्रोजन को उन्होंने गर्म किया तो उसको वो एटम में कन्वर्ट हुआ और फिर उसका उन्होंने क्या लिया, उन्होंने लाइन स्पेक्ट्रम। अब ये कह रहे हैं कि वो जो टोटल स्पेक्ट्रम है उसमें से केवल हम क्या देख पाते हैं, विजिबल रीजन, हम केवल दृश्य क्षेत्र देख पाते हैं। वो दृश्य क्षेत्र कहां से है, 400 से 750 नैनोमीटर तक का। इस दृश्य क्षेत्र में जो हमें स्पेक्ट्रमी रेखाएं मिलती हैं उनको बामर श्रेणी कहा। यहां पर n की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो 2 है, यानी कि यहाँ n बराबर 2 है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 है। अगर 3 से 2 में या 4 से 2 में या 5 से 2 में या 6 से 2 में आ रही हैं स्पेक्ट्रमी रेखाएं जो हमें मिल रही हैं, मान लीजिए क्या गया, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी का एब्जॉर्प्शन किया, हायर एनर्जी लेवल में चला गया, उच्च ऊर्जा स्तर में चला गया। अब जब वो उच्च से निम्न में आ रहा है तो यहाँ निम्न ऊर्जा स्तर कौन सा है, n = 2, n बराबर 2। अब वो 2 किस किस से आ सकता है, 3 से आ सकता है, 4 से आ सकता है, 5 से आ सकता है, 6 से आता है, या इसी प्रकार से। तो ये सभी जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं हैं ये ही केवल हमें दृश्य क्षेत्र में दिखाई देती हैं, इनको हम बामर सीरीज कहते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें जो विजुअल रीजन के अलावा और हाइड्रोजन की दिखाई दे रही हैं, तो पहले हम कहें कि n बराबर 1, यहाँ क्या होगा, पहले 1 हो जाएगा, 1 से जाएगा। तो अब 2 से 1 में, 3 से 1, 4 से 1, 5 से 1 जो आएंगी, तो इस प्रकार की जो हमें स्पेक्ट्रमी रेखाएं मिलेंगी उनकी उस सीरीज को हम लाइमन सीरीज कहते हैं। बात समझ में आ गई। लाइमन सीरीज के लिए पहली वैल्यू कितनी है, 1, और बाकी जो n2 की वैल्यू है वो 2 3 4 5 6 हो सकती है, तो ये लाइमन सीरीज हो गई। इसके अलावा बामर हमने समझ ली, विजुअल रीजन दिखाई दे रही है। फिर n बराबर, यदि n1 बराबर कितना है, 3 है, तो ये पाशन सीरीज कहलाती है। अगर n1 बराबर 4 है तो 4 में कहां से आएगा, 5 से 4 में, 6 से 4 में, 7 से 4 में, तो ये ब्रैकेट सीरीज कहलाती है। और n बराबर 5 होने पर यह कहलाती है फंड सीरीज कहलाती है। तो लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट और फंड, ये जो सीरीज हैं ये n की वैल्यू पर डिपेंड करती हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करती हैं। n की वैल्यू 1 2 3 4 5 होने पर ये सभी सीरीज हैं। यहाँ ध्यान में रखने की बात यह है, अक्सर एग्जाम में पूछते हैं विजुअल रीजन में कौन सी दिखाई देती हैं, तो हम कहेंगे विजुअल रीजन में केवल हमें बामर सीरीज दिखाई देती है। इसके लिए जो वैल्यू हमने देखी वो 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n1 स्क्वायर आती है। यह आप देख रहे हैं जिसकी बात कर रहा था अभी, यहाँ आपको बिल्कुल स्पष्ट डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा। जब n = 1 है तो देखो लाइमन सीरीज कहाँ मिलेगी, ये अल्ट्रावायलेट रीजन में। इसके बाद n के बराबर 2 है तो उसको हम कह रहे हैं बामर सीरीज, और ये किस में मिलता है, विजिबल रीजन में। इसके अलावा n बराबर 3 4 5 6 और इनफाइनाइट तक होने पर पाशन, ब्रैकेट, फन सीरीज कहलाती हैं, और ये किस में मिलती हैं, इंफ्रारेड रीजन में या अवरक्त क्षेत्र में मिलती हैं। इससे डायग्राम से आपको बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा होगा कि जब ये रेखाएं जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं में मिल रही हैं इनको लाइमर, बाबर, पाशन, ब्रैकेट और
फर्न सीरीज कहते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर मॉडल। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित त्रिज्या और ऊर्जा वाले वृत्ताकार पथों में घूमता है। इन वृत्ताकार पथों को हम कक्षा अथवा स्थायी अवस्था स्टेशनरी ऑर्बिट या अलाउड एनर्जी लेवल्स अनुमत ऊर्जा स्तर कहते हैं। कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है तथा यदि कोई इलेक्ट्रॉन निम्न स्थायी ऊर्जा स्तर से उच्च स्थायी ऊर्जा स्तर में जाएगा तो वह ऊर्जा का अवशोषण करेगा तथा इलेक्ट्रॉन के उच्च स्थायी ऊर्जा स्तर से निम्न स्थायी ऊर्जा स्तर में आने पर वह ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। बात आपके समझ में आ रही है? पहले बता दिया कि इसमें क्या हुआ कि एक तो न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन किस में घूम रहे हैं? वृत्ताकार पथों में घूम रहे हैं। ये बात समझ में आ गई। इन वृत्ताकार पथों को हम क्या कह रहे हैं? या तो हमने उसको कक्षा कहा या स्थायी अवस्था अथवा अलाउड एनर्जी लेवल्स कहते हैं या स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। दूसरी बात ये कि जब तक ये उस एनर्जी लेवल में रहेगा, अलाउड एनर्जी लेवल में, तब तक इसकी एनर्जी में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन जब ये लोअर से हायर में जाएगा तो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करेगा, जब हायर से लोअर में आएगा तो एनर्जी का इमिशन करता है। यह परिवर्तन सतत नहीं होता, जैसा कि पहले हमने सीखा था कि ये डिसकंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस नहीं है, ये पैकेट या बंडल के रूप में होता है। ई ऊर्जा अंतर वाली दो स्थायी अवस्थाओं के संक्रमण के समय अवशोषित अथवा उत्सर्जित विकिरणों को हम न्यू इक्वल टू डेल्टा ई बाई एच या ई बराबर डेल्टा ई को हम लिखें E2 माइनस E1 अपॉन एच। तो यहाँ हम इससे प्रदर्शित करते हैं अवशोषित और उत्सर्जित में E2 E1 आपस में चेंज हो जाएंगे। तो उस आधार पर हम देख लेंगे कि पहले जो स्थायी ऊर्जा स्तर है उसकी कितनी ऊर्जा है, दूसरी की कितनी है अवशोषण के समय और इसी प्रकार से उत्सर्जन के समय। और एच आप जानते हैं यहाँ पर प्लैंक कांस्टेंट है। और ये जो समीकरण दी गई न्यू इक्वल टू E2 माइनस E1 अपॉन एच, इस समीकरण को बोर आवृत्ति का नियम भी कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग दी गई स्थायी अवस्था में दिखाते हैं हम mvr बराबर nh अपॉन 2 ये भी बोर की एक अवधारणा थी। इस बात को ध्यान समझें। बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऊर्जा स्तरों में चक्कर लगाएगा, उन्हीं ऊर्जा स्तरों में रहेगा जिनमें कि कोणीय संवेग का मान mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 होगा और यहाँ n की वैल्यू 1 2 3 4 आदि हो सकती है। एक इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है जिनमें कोणीय संवेग का मान h अपॉन 2 का पूर्णांक गुणज होता है। यहाँ n की वैल्यू 1 2 3 4 होगी, ये फ्रैक्शन में नहीं हो सकती है। इलेक्ट्रॉन के लिए स्थायी अवस्थाओं को n इक्वल टू 1 2 3 4 से व्यक्त करते हैं और इन पूर्णांकों को हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या मुख्य क्वांटम संख्या भी कहते हैं। तो यहाँ तक हमारी बात बिल्कुल समझ में आ गई कि हमने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं में चक्कर लगाएगा जिनमें उन्हीं स्थायी अवस्थाओं में चक्कर लगाएगा जिनके एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू mvr बराबर nh अपॉन 2 होगी, n की वैल्यू पूर्णांक में होगी जो 1 2 3 4 इस प्रकार से हो सकती है। और ये जो 1 2 3 4 आदि है इनको हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। अब इन मुख्य क्वांटम संख्याओं की त्रिज्याएं अलग अलग होती हैं, है ना। जैसे जैसे दूर जाएगा मुख्य क्वांटम संख्या का मान बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे त्रिज्या का मान भी बढ़ता चला जाता है। तो रेडियस निकालने के लिए फॉर्मूला दिया Rn इक्वल टू n स्क्वायर A0। A0 फिक्स वैल्यू है जो है 52.9 पिकोमीटर। अब यहाँ n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब यहाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू रखते जाइए, आपको रेडियस की वैल्यू आ जाएगी। इलेक्ट्रॉन से संबंधित ऊर्जा को En इक्वल टू माइनस RH 1 अपॉन n स्क्वायर से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ RH बराबर माइनस 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जूल होता है। ग्राउंड स्टेट के लिए E1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जूल 1 अपॉन 2 स्क्वायर, या आ गया इसकी वैल्यू माइनस 0.545 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जूल। हाइड्रोजन के अतिरिक्त एक इलेक्ट्रॉन वाली जो स्पीसीज हैं जैसे He प्लस, Li2 प्लस, Be3 प्लस, इनके लिए वैल्यू कितनी हो जाएगी? En इक्वल टू माइनस 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18, ये तो एक फिक्स वैल्यू है, Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। यहाँ Z परमाणु क्रमांक है, इससे हम निकाल लेंगे कि परमाणु क्रमांक यहाँ रखते जाएंगे। He के लिए मानो 2 है, Li के लिए 3 हो जाएगा, Be के लिए 4 हो जाएगा और n यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। इससे हम क्या निकाल लेंगे? एनर्जी निकाल लेते हैं। और त्रिज्या के लिए जैसे हमने फॉर्मूला कहा कि Rn बराबर होता है 52.9 n स्क्वायर अपॉन Z पिकोमीटर, या हम जिसको हमने कहा था 0.529 से एंगस्ट्रम में।
इसके बाद हम सीखेंगे बोर मॉडल की सीमाएं। बोर ने मॉडल दिया, बोर ने मॉडल में बताया कि इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथों में चक्कर लगा रहा है, उन्हीं में लगा सकता है चक्कर जिनमें एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू mvr बराबर h/2π है ना। और इस पर जब इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे में जाएगा तो एनर्जी का अवशोषण और उत्सर्जन करता है। ये सब बातें बोर ने बताई थी, लेकिन उसकी कुछ सीमाएं थी, कुछ उनकी लिमिटेशंस हैं। वो क्या है उनको देखें कि यह विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में स्पेक्ट्रमी रेखाओं के स्प्लिटिंग, जिसको हम स्टॉर्क इफेक्ट कहते हैं, तथा चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में स्पेक्ट्रमी रेखाओं की स्प्लिटिंग, जिसको जीमान इफेक्ट कहते हैं, इसको समझाने में असफल रहा। क्या किया इन्होंने, ये स्पेक्ट्रमी हमें रेखाएं मिली, स्पेक्ट्रल लाइंस। स्पेक्ट्रल लाइंस पर उन्होंने क्या लगाया, उन्होंने लगाया मैग्नेटिक फील्ड, उन्होंने लगाया इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाने पर ये स्प्लिट हो गई, उसको स्टार इफेक्ट का। मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर ये जो लाइंस थी वो स्प्लिट हो गई, उसको उन्होंने जीमान इफेक्ट का। तो ये जो स्प्लिट क्यों हुई उसको ये बोर मॉडल नहीं बता पाया था। हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में कुछ माइक्रो स्ट्रक्चर्स मिलती हैं, डबलेट के रूप में, ट्रिपलेट के रूप में, तो वो भी ये समझाने में सफल रहा कि ये स्ट्रक्चर्स क्यों मिल रही हैं। और तीसरा कि यह परमाणुओं के द्वारा, रासायनिक आबंधों के द्वारा, केमिकल बॉन्डिंग के द्वारा मॉलिक्यूल का कैसे निर्माण होता है, उसको भी बोर नहीं समझा पाए थे। आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा, इसका हम वापस रिवीजन कर लेते हैं। हमने सबसे पहले सीखा कण सिद्धांत कि पार्टिकल नेचर किस प्रकार से माना। पहले वाली क्लास में तो हमने तरंग सिद्धांत की बात की थी, और हमने कण सिद्धांत की बात की, या पार्टिकल नेचर कैसे माना। पार्टिकल नेचर में हमने कृष्णिका विकिरण, या उसके बाद हमने बात की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, जिसको प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा। और उसके द्वारा हमने ये सीखा कि उसका कण नेचर या कण प्रकृति उसकी होती है। और उसके बाद हाइड्रोजन के लिए हमने स्पेक्ट्रमी रेखाओं को देखा, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम देखे, और स्पेक्ट्रम में जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं मिली, जो हमने कहा कि लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेन और फ्रंट सीरीज जो है, उसको हमने समझा। और हमने उसमें यहाँ भी इस बात पर विशेष जोर दिया था कि दृश्य क्षेत्र में हमें केवल बामर सीरीज दिखाई देती है। तो इस पूरी क्लास में उसके बाद हमने बोर मॉडल की कुछ सीमाओं के बारे में जाना कि बोर ने मॉडल तो दिया, बोर ने बताया कि परमाणु की संरचना किस प्रकार से हो सकती है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथों में चक्कर लगाते हैं, और उसके बाद एक एनर्जी लेवल से दूसरी में जाते हैं तो अवशोषण करते हैं, और ऊपर से नीचे आते हैं तो वो उत्सर्जन करते हैं। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऊर्जा स्तरों में चक्कर लगा सकते हैं जिनमें कोणीय संवेग का मान mvr/nh/2π होता है। तो बहुत सारी बातें बोर ने बहुत अच्छी तरह से सिखाई, और उन्होंने परमाणु मॉडल दिया, लेकिन उनकी कुछ सीमाएं थी। वो उन बोर की सीमाओं को भी हमने इस कक्षा में सीखा था। हम आगे की कक्षाओं में जो हम लेंगे उसमें हम हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत सीखेंगे, हम श्रोडिंजर तरंग समीकरण के बारे में जानेंगे, हम स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में जानेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।